बलराम नाम का एक आदमी कोल्हापुर में रहता था। वो बहुत ही कंजूस किस्म का था। उसके पास दो जानवर थे, एक कुत्ता और एक गधा, जिनका वो अच्छे से ख्याल नहीं रखता था। वो उन्हें अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत खाने को देता था, जिससे उनकी हालत बहुत बदतर हो चुकी थी। अबे ओ कुत्ते, हट जा मेरे रास्ते से। जब देखो तब सोता ही रहता है। ये फिर से शुरू हो गया। फिलहाल मेरी भलाई इसी में है कि मैं पतली गली से निकल लूं। चुप चुप, चल भाग यहाँ से, वरना तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। कुत्ता वहां से चला जाता है और गधे के पास जाकर बैठ जाता है। अरे क्या रे गधे, तू तो बड़ी मजे में घास खा रहा है और यहाँ मुझे खाने की भी लाले हैं। अबे कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो घर पर बिना कुछ किए बस पड़ा रहता है। मैं तो मालिक को भारी सामान लादने में मदद करता हूँ, समझा तू? तुझे किसने कहा कि मैं घर में कुछ नहीं करता? और मैं तो घर पर रहकर इस घर की रखवाली करता हूँ और मालिक की कीमती तिजोरी की हिफाजत करता हूँ। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ कि तू कैसे रखवाली करता है। बस दिन रात सिर्फ सोया ही रहता है। जब गधा और कुत्ता बात कर रहे होते हैं, तभी एक जंगली कुत्ता अपना रास्ता भूल के बलराम के घर की तरफ आ जाता है। ये देखकर बलराम का कुत्ता उस जंगली कुत्ते पर भौंकने लगता है। बलराम बहुत थका हुआ होता है और वह सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अपने कुत्ते की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट जाती है, जिससे वह गुस्से से कुत्ते पर चिल्लाने लगता है। अबे ओ कुत्ते के पिल्ले, चुप हो जाओ वरना इतना मारूंगा कि भौंकने के लायक नहीं रहेगा। अब अगर तूने मुझे नींद से उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुत्ता मायूस होकर बैठ जाता है और जंगली कुत्ता बलराम की आवाज सुनकर डरकर भाग जाता है। हाँ, हंस ले जितना हंसना है, मगर याद रखना कि हर कुत्ते का दिन आता है। अरे लेकिन मैं तो गधा हूँ, कुत्ता तो तू है। कुत्ते और गधे की देर रात तक नोक-झोंक चलती रहती है और फिर दोनों की आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। लेकिन तभी कुछ खुशपुशाने की आवाज आती है, जहां पास ही में दो चोर चोरी करने की योजना बना रहे होते हैं। अरे ओ संजय, मैंने सुना है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है और उसके पास बहुत सारा सोना और हीरा जवाहरात है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, और ऐसे अकेले आदमी को लूटने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या सरदार? उसका पालतू जानवर कुत्ता और गधा है। कुत्ते का तो समझे, लेकिन गधा तो कुछ नहीं कर पाएगा, और हम चोरी करने के लिए रात को ही जाएंगे। आधी रात को ठंडी का मौसम होने की वजह से दूर दूर तक कोई नहीं था और कुत्ता और गधा मस्त से घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी अचानक जोर से किसी का दरवाजा खोलने की आवाज आई। यह सुनकर कुत्ता उठ खड़ा हुआ और हर तरफ देखने लगा। तभी गधा भी जाग गया। क्या तुमने भी कोई तेज आवाज सुनी? हाँ सुनी, और तुमसे भी पहले। इतना कहते ही कुत्ता वापस से बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके सोने लगा। यह देखकर गधा बोला, ओए कुत्ते, तुम तो घर की रखवाली करने वाले कुत्ते हो और मालिक के घर की चौकीदारी भी करते हो। मुझे पक्का यकीन है घर में चोर घुस आए हैं। ये सुनकर कुत्ता वापस से उठा और अपनी आंखें खोलकर बोला, गधे, तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। मेरा काम मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तू अपने काम से काम रख। कुत्ते की बात सुनकर गधे ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। मेरी वफादारी दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मालिक जाग जाए और चोर को पकड़ ले। गधा जोर जोर से रेंकने लगता है, जिसकी आवाज अंदर तक आती है और यह देखकर चोर घबरा जाते हैं। अरे ये आखिर गधा इतना चिल्ला क्यों रहा है, जबकि कुत्ता तो सो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उस गधे ने हमें अंदर जाते देख लिया है। फिलहाल हमारी भलाई इसी में है कि जो भी मिले बस उसे ही लेकर यहाँ से 9 तो 11 हो जाए। चोर सामान ले ही रहे थे, तभी गधा और जोर से रेंकने लगा, जिस वजह से चोर डर गए और उन्होंने भागने में ही अपनी चतुराई समझी। गधे की जोर जोर से रेंकने की आवाज से बलराम भी जाग गया और वो बाहर जाकर देखने लगा। अरे ये क्या,
कुत्ता सो रहा है, फिर ये गधा इतना चिल्ला क्यों रहा है? गधा अपने मालिक को वफादारी की नजरों से देखता है, लेकिन बलराम की नींद खराब होने की वजह से वह अपने गधे पर चिल्लाने लगता है। गधे के बच्चे, क्यों चिल्ला रहा है? तेरी आवाज से मेरी नींद खराब हो गई। जा, अब तुझे ना तो खाना मिलेगा और ना ही रहने के लिए जगह। चल भाग यहाँ से, निकल। यह सब सुनकर गधे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बलराम वापस से सोने के लिए चला जाता है। तब कुत्ता खड़ा होता है और गधे से कहता है, लगता है अब तुझे समझ आ ही गया होगा। वफादारी लायक मालिक को देख के ही की जाती है। ऐसे मालिक वफादारी के लायक नहीं है। मैंने तुझे समझाया था, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। कुत्ते की यह बात सुन के गधा सर झुकाए वहां से चला जाता है। उदयपुर नाम के गांव में सिद्धार्थ नामक एक राजा रहता था। उसके न्याय और पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके राज्य में सब कुशल मंगल से रहते थे तथा प्रजा का मानना था कि राजा सिद्धार्थ के दरबार में हमेशा न्याय ही मिलता है। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे महाराज पाटलिपुत्र की यात्रा कर वापिस आ रहे हैं, तो उनके भव्य स्वागत करने के लिए सभी लोग को उपस्थित रहना है। मंत्री की ये सूचना सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सभी लोग उत्साह के साथ तैयारियां शुरू कर देते हैं। नंदिनी, सुना तुमने? महाराज युवराज आज लगभग 1 महीने बाद पड़ोसी राज्य की यात्रा से लौट रहे हैं। हाँ, मैंने सुना। आज तो बड़ी खुशी का दिन है, जिनकी बदौलत हमारा घर चल रहा है। आज वो अपने राज्य वापिस आ रहे हैं। वासु और नंदिनी दोनों पति पत्नी राजमहल के सेवक हैं। वासु और नंदिनी का एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम कृष्णा है। सुनो सिपाहियों, महाराज के आने के वक्त हम सबको चौकन्ना रहना है। उनकी रक्षा करना ही हमारा धर्म और कर्तव्य है। जी हुजूर। महाराज एक रथ पर सवार थे और उनके साथ अंगरक्षक और सिपाही चल रहे थे। आपका स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। आपके राज्य में आपका स्वागत है युवराज। मंत्री जी, ये सिर्फ मेरा राज्य नहीं, हमारा राज्य है। सिद्धार्थ अपने स्वागत के लिए आई हुई प्रजा को देखकर खुश हो जाते हैं। सभी लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे होते हैं। तभी उनके सिर पर एक पत्थर गिरता है। ये देखकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं और उनके सिपाही उनके आसपास रक्षा कवच बना लेते हैं। महाराज को हानि पहुंचाने वाले की तलाश की जाए। जी हुजूर। महाराज को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। तभी थोड़ी ही देर में कुछ सिपाही एक छोटे से बच्चे को साथ लेकर लौटते हैं। महाराज, यही है वो बालक जिसने आपको हानि पहुंचाने की जुर्रत की है। क्यों रे बालक, बता, तू महाराज को क्यों हानि पहुंचाना चाहता है? तभी उस बच्चे की माँ यानी नंदिनी भागती भागती महाराज के पास आकर पहुंच जाती है और उनसे माफी मांगती है। हे महाराज, मेरे बच्चे को क्षमा करे। इससे भूल हुई है। इसकी सजा मुझे दे, मगर मेरे बच्चे पर दया करे। जिसने गुस्ताखी की है उसे ही सजा मिलेगी। इतना कहते ही महाराज उस थर-थर कांपते बच्चे से पत्थर मारने की वजह पूछते हैं। ओ नादान बालक, तूने मुझ पर पत्थर से वार क्यों किया? महाराज, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था, बल्कि आम तोड़ने के लिए मैंने पत्थर आम के पेड़ पर मारा था, मगर वो गलती से आपके सर पर आ गिरा। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। बालक के मुंह से इतना सुनते ही महाराज हंसने लगते हैं तथा इस मामले में महाराज का न्याय देखने के लिए सब उतावले हो रहे थे। मुझे लगता है महाराज इस लड़के को मृत्यु दंड देंगे। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है महाराज उस लड़के को राज्य से बेदखल कर देंगे। कृष्णा, इधर आओ। जी महाराज। कृष्णा महाराज के पास जाता है। तब महाराज उसे अपने सोने की अंगूठी उतार कर दे देते हैं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। ये क्या महाराज, इस नादान बालक ने आपको पत्थर मारकर हानि पहुंचाई है और आप इसे इनाम दे रहे हो? मैं समझा नहीं महाराज, यह आपका कैसा न्याय है भला? आखिर तुम्हें क्या समझ नहीं आया? इसे दंड न देना या फिर इसे उपहार देना? महाराज, मुझे दोनों ही समझ नहीं आया, आप मुझे समझाइए। तो सुनो, अगर ये बालक आम के पेड़ पर पत्थर मारता तो इसे क्या मिलता? उसको आम मिलता महाराज। तो अगर एक आम का साधारण सा पेड़ पत्थर से हानि होते हुए भी आम दे सकता है, और यहाँ तो मैं चक्रवर्ती हूँ, भला मैं किसी पेड़ से कम थोड़ी ना हूँ। इसने भले ही मुझे मारा है, पर मैं इसे उपहार में अपनी सोने की अंगूठी दे रहा हूँ। महाराज की लीला महाराज स्वयं ही जाने।
महाराज के विचारों को सुन के नगर के सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कृष्णा की गलती की क्षमा देख नंदिनी और वासु भी खुश हो जाते हैं और महाराज को धन्यवाद देते हैं। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े ही दयावान हैं और इस भेंट के लिए आपका धन्यवाद। अंत में महाराज हिफाजत से अपने महल की ओर रवाना होते हैं तथा वासु, नंदिनी और कृष्णा महाराज की दी हुई भेंट के साथ अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तानसेन मानसेन नामक दो भाई थे। वो दोनों बहुत अच्छे संगीतकार थे और गाना गाकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक दिन वे घूमते घूमते विजयनगर साम्राज्य में पहुंच जाते हैं और वहां गाना गाने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगती है। उनकी प्रशंसा सुनकर राजा उन्हें अपने राज दरबार में बुलाते हैं। उनका संगीत सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। वाह, अति उत्तम। आप दोनों की आवाज ने तो मुझे कबीरदास की याद दिला दी। तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। मांगो, जो चाहिए मांग लो। महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बताइए हमें, हम जरूर पूरी करेंगे। महाराज हम चाहते हैं कि आप हमें अपने राज दरबार में शामिल करें। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। इतना कहकर राजा उन्हें अपने राज दरबार में शामिल कर लेता है। दोनों भाई खुशी से राज दरबार में रहने लगते हैं। राजा का मनोरंजन करने के बदले में राजा उन्हें खूब धन दौलत देता है। एक दिन दोनों भाई बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। धन्य हो भगवान की भाई, ईश्वर की दया से हम कितने खुश हैं। सब कुछ सही चल रहा है। भगवान ने हमारे सारे दुख हर लिए। यह सुनकर मानसेन चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ महाराज की ही मेहर है, ना कि भगवान की। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वह राजा की बदौलत ही होता है। यह क्या कह रहे हो भाई? आपको दिख नहीं रहा क्या? जब साक्षात महाराज हमें सोने के सिक्के दे रहे हैं तो आपको महाराज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि भगवान का। नहीं मानसेन, यह सब कुछ हमें भगवान की दया से ही मिला है। नहीं नहीं तानसेन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। राजा ही सर्वोपरि होता है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें। सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही होता है। दोनों की ये बहस राज दरबार तक पहुंच जाती है और वो राजा को अपनी पूरी समस्या बताते हैं। महाराज अब आप ही बताइए, सत्य क्या है? हाँ हाँ महाराज, आप ही बताइए। मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। राजा भी ईश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन वह इन दोनों की समस्या जानकर खुद ही उलझन में पड़ जाता है। तभी उन्हें एक तरकीब सूझती है और वो कहता है, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं समय आने पे इसका हल निकाल दूंगा। एक दिन राजा चिंता में बैठा रहता है। तभी दोनों भाई आकर कहते हैं, महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हम आपको एक भजन सुनाएं जिससे आपकी चिंता दूर हो जाए? प्रस्तुत कीजिए तानसेन। उनका भजन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हुए। आज हम तुम दोनों भाइयों को एक उपहार देंगे। तभी महाराज को अपनी कही बात याद आती है। महाराज ने उपहार में तानसेन को अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया तथा मानसेन को एक खरबूजा दिया। जी महाराज, मुझे आपकी भेंट स्वीकार है। इतना कहते ही मानसेन अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक फल बेचने वाला दिख जाता है। वह सोचता है कि खरबूजे को बेचकर वह थोड़े पैसे कमा ले। अरे ओ फल वाले भैया, जरा ठहरो। बोलिए जनाब, क्या चाहे तुमका? हमारे पास केला, सेब, आम, पपीता सब कुछ है। आप बताइए आपका क्या चाहिए? 2 किलो सेब दे दे। दरअसल मुझे कुछ खरीदना नहीं बल्कि बेचना है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि मेरे पास ये खरबूजा है जो मुझे नहीं चाहिए, तो क्या आप इसे लेकर इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? नहीं जनाब, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इस खरबूजे के बदले हम तुम्हें दूसरा फल दे दे तो? यह मुझे मंजूर है। मानसेन तब फल वाले को खरबूजा दे देता है और खुद थोड़े आम रखकर घर की ओर निकल पड़ता है। चलो पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, उस खरबूजे के बदले में ताजा ताजा आम तो मिल गए। दूसरी ओर तानसेन एक बड़े वृक्ष के नीचे गाना गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा होता है। सभी लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर बस तानसेन की मधुर आवाज में मानो जैसे खो ही जाते हैं। तभी वहाँ वही फल वाला जो मानसेन से मिला था वो गुजर रहा होता है। अरे वाह भाई वाह,
का आवाज है। आहा, मजा आ गया। मानो जैसे आपके कंठ में सरस्वती विराजमान है। प्रशंसा के लिए आपका शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अरे हम सच ही कह रहे हैं भैया, आपकी आवाज हमें शहद से भी मीठी लगी है। फिलहाल हमारे पास इस खरबूजे के सिवाय कुछ भी नहीं है, इसे हमारी तरफ से उपहार समझिए। जी आपका शुक्रिया, मैं ये आपका उपहार स्वीकार करता हूँ। तानसेन खरबूजा लेकर घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचते ही वो मानसेन से मिलता है। अरे वाह, तुम्हें तो आम मिले हैं। हाँ, महाराज की दया से मुझे आम मिले हैं। और तुम्हें क्या मिला है? मुझे एक फल वाला मिला था जिसने मुझे उपहार में यह खरबूजा दिया है। तानसेन जैसे ही खरबूजा काटता है तभी वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, यह खरबूजे में तो सोने के सिक्के हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, इसमें तो वाकई में सोने के सिक्के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भला? यह पता लगाने के लिए हमें उस फल वाले के पास जाना पड़ेगा जिसने मुझे यह खरबूजा दिया था। तानसेन और मानसेन खरबूजे के अंदर के सिक्के के बारे में पता लगाने के लिए उस फल वाले के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। भाई साहब, आप वही हो ना जिन्होंने मुझे खरबूजा दिया था? हाँ, हम वही है। क्यों, क्या बात हो गई भैया? फल वाला जैसे ही पलटता है तब मानसेन को समझते देर नहीं लगती और वो तानसेन को सब बताता है कि उसे ये खरबूजा महाराज ने दिया था, पर उसने ये खरबूजा आम के बदले वापस दे दिया। फिर वो दोनों राजा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं। महाराज यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। महाराज, हम कुछ समझे नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तानसेन की विचारधारा सही है, सब कुछ केवल भगवान के हाथ में ही है। अगर महाराज आपने ही तो मुझे खरबूजे में सोने के सिक्के दिए थे। हाँ, मैंने ही दिए थे, लेकिन मैं चाहता था वे सिक्के तुम्हें मिले, लेकिन ऊपर वाले का खेल ही निराला है। उसके बिना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर तो मैं क्या ही हूँ। इस तरह मानसेन को सही गलत का ज्ञान होता है और वो भी ईश्वर पर विश्वास करने लगता है। दोनों भाई राजमहल में संगीत गाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।